नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश और आज हम करने जा रहे हैं 8 इयर्स रिव्यू ऑफ बजाज डिस्कवर 125 ST। जी हाँ, मैंने इसको 2012 दिसंबर में ख़रीदा था। तो 7 दिसंबर 2020 में इसे 8 साल पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है बजाज डिस्कवर 125 ST। ST का मतलब है स्पोर्ट्स टूरर। बजाज ने ये बाइक 2012 में लॉन्च की थी और मैंने भी इसे 2012 में ही खरीदी थी। दोस्तों, इसमें आता है एक 125 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक 4 वाल्व सिंगल सिलेंडर DTSI इंजन। जैसा कि आपको पता है, DTSI स्टैंड्स फॉर डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन, जो कि बजाज का पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। ये इंजन एक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 डाउन एंड 4 अप्स। दोस्तों, इसके बोर का साइज़ है 54 mm और स्ट्रोक का साइज़ है 54.4 mm। तो इससे आप समझ ही गए होंगे कि एक स्क्वायर इंजन है। ये इंजन मैक्स पावर प्रोड्यूस करता है 13 PS एट 9000 RPM और मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करता है 10.8 न्यूटन मीटर्स एट 6500 RPM। इसका कंप्रेशन रेशो है 9.8। इंजन को क्रैंक करने के लिए इसमें 2 ऑप्शन अवेलेबल है, किक स्टार्टर और साथ में सेल्फ स्टार्टर। दोस्तों, इसके फ्रंट में लगाया है एक 2.7 इंच का ट्यूब टायर और इसके रियर में आपको मिलता है एक 3 इंच का ट्यूब टायर। आगे और पीछे दोनों ही जगह आपको ट्यूब टायर मिलते हैं। ट्यूबलेस टायर इसमें नहीं आता था उस वक्त। और सामने और पीछे दोनों ही जगह पे आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अगर हम इसके सस्पेंशन की बात करें तो मैं आपको बता दूं, इसके सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया है। फ्रंट के जो टेलीस्कोपिक फोक्स है वो अपना काम काफ़ी बढ़िया तरीके से करते हैं। ना ये ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा स्टिफ है। पीछे की अगर हम बात करें तो इसमें नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर आते हैं, जो कि फर्स्ट इन क्लास है और बजाज ने पहली बार यूज़ किया था इस बाइक में। इस मोनोशॉक एब्जॉर्बर की क्वालिटी तो काफ़ी बढ़िया है ही, साथ में इसकी डैम्पिंग भी बहुत अच्छी है। पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा और सॉफ्ट होता तो ये राइड क्वालिटी को बेटर करता। ओवरऑल ये सस्पेंशन सेटअप सिटी और हाईवे दोनों ही राइड्स के लिए काफ़ी अच्छा है। इस बाइक का एक्सेलरेशन भी काफ़ी अच्छा है। इसका इंजन 12.8 नैनोमीटर का मैक्स टॉर्क जनरेट करके देता है, जो कि सिटी राइड्स के लिए काफ़ी सफिशिएंट है। कभी कभार आपको ओवरटेक करने के लिए इसमें डाउन शिफ्ट्स भी करने पड़ सकते हैं। 0 to 60 की अगर हम बात करें तो ये बाइक अराउंड 6 सेकंड्स में 0 to 60 कंप्लीट कर लेती है। 0 to 100 का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने ऐसा कभी कोई टेस्ट किया नहीं, क्योंकि मैं इकोनॉमी रेंज और सेफ्टी लिमिट्स के अंदर इस बाइक को चलाना पसंद करता हूँ। इसका फ्रंट और रियर दोनों ही ब्रेक्स काफ़ी चंकी लगे मुझे। फ्रंट में जो 200 mm की पेडल डिस्क आती है उसकी बाइट काफ़ी अच्छी है और रियर का 130 mm का जो ड्रम सेटअप है वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। ओवरऑल ब्रेकिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो यहाँ आपको लेफ्ट साइड एक बहुत बड़ा सा स्पीडोमीटर मिलेगा। स्पीडोमीटर के ठीक पीछे आपको ये ओडोमीटर मिलेगा और नीचे में एक ट्रिप मीटर मिलेगा। दोस्तों, ट्रिप मीटर को सेट करने के लिए यहाँ एक बटन दिया गया है। अब अगर आप बाजू में देखेंगे तो आपको एक फ्यूल इंडिकेटर मिलेगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज सेट किया हुआ है। ये नीचे एक LED का सेक्शन दिया गया है, जो कि टेल टेल लैंप्स के लिए है। यहाँ सबसे पहले आपको न्यूट्रल इंडिकेटर मिलता है, उसके बाद टर्न सिग्नल का मिलता है, उसके बाद एक हाई बीम इंडिकेटर है, उसके बाद एक लो बैटरी का इंडिकेटर है और सबसे लास्ट में एक फ्लाइंग बी, जो कि फ्लाइंग बजाज के लिए एक लोगो है, पर इस मॉडल में वो डिम हो चुका है। दोस्तों, अगर इसके स्विच गियर्स के बारे में बात करें तो लेफ़्ट साइड में आपको मिलता है सबसे पहले एक पास स्विच, एक हाई बीम और लो बीम का स्विच, एक टर्न इंडिकेटर का स्विच और एक हॉर्न का स्विच। राइट साइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको एक ये लाइट ऑन का स्विच मिलता है, जो कि सबसे पहले सेट होता है पायलट्स पे और देन मेन हेलोजन बल्ब पे। और नीचे की बात करें तो आपको एक सेल्फ स्टार्ट का स्विच मिलता है। दोस्तों, इस बाइक के इलेक्ट्रिकल्स के बारे में बात करें तो फ्रंट में आपको एक बड़ा सा हेलोजन बल्ब मिलता है, जो कि 35 वैट्स का है। साथ ही ऊपर आपको 2 पायलट लैंप्स भी मिल जाते हैं। और टर्न सिग्नल की बात करें तो इसमें वही नॉर्मल बल्ब्स आते हैं। दोस्तों, इसके रियर में भी आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब्स ही मिलेंगे, पर इसकी लाइट का सेटअप ऐसा है कि आपको ये LED जैसा दिखेगा।
और रियर इंडिकेटर्स की बात करें तो ये भी आपको नॉर्मल बल्ब्स ही मिलते हैं। दोस्तों अगर इसके सीटिंग पोजीशन की हम बात करें तो राइडर इसमें काफ़ी अपराइट बैठता है, और पिलियन की बात करें तो ये सीट थोड़ी सी स्टेप्ड अप है। हालांकि ये सिंगल सीट का सेटअप है, पर पिलियन थोड़ा सा ऊपर बैठता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसके हैंडल बार का साइज़ भी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, तो एक नॉर्मल सी कंफर्टेबल सी पोजीशन में राइडर बैठता है। दोस्तों इस बाइक की सीटिंग पोजीशन से रिलेटेड और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है इसके फ्रंट फुट पेग्स। दोस्तों वैसे तो राइडर इस पर काफ़ी अपराइट बैठता है, पर चूंकि सीट जो है थोड़ी सी स्लांटेड है तो ब्रेक लगाते वक्त कई बार राइडर आगे की ओर फिसलता है। उसका रीज़न है इसके फ्रंट फुट पेग्स जो कि आगे की ओर पोजीशन किए गए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बजाज ने इसे स्पोर्ट्स टूरर नाम दिया है, तो इसके जो फुट पेग्स है थोड़े से पीछे की ओर अगर वो पोजीशन करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं उस हॉलो सर्कल के पास, तो ये राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल पोजीशन होती और सीट पर उसकी ग्रिप ज़्यादा बेटर बन पाती, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट में कि इन 8 सालों में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस बाइक को लेकर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 8 सालों में इस बाइक की मुझे बहुत सारी बातें अच्छी भी लगी और कुछ बातें बहुत ज़्यादा बुरी भी थी। सबसे पहले बात करूँ तो इस बाइक के वाइब्रेशंस की। दोस्तों ये बाइक बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करती है, आपको टैंक पे, फुटरेस्ट पे और सीट पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन फील होगे, और हैंडल बार में भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। मुझे ऐसा लगता है कि बजाज ने बहुत जल्दीबाजी में इस बाइक को लॉन्च किया। इस बाइक में कुछ चीज़ें ऐसी है जो एक बहुत पुअर इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल देती हैं, जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया इस बाइक के वाइब्रेशंस। दोस्तों दूसरी चीज़ मैं आपको इस बाइक के बारे में जो कि बुरी है मुझे लगती है और जो कि पुअर इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है, वो है इसका गियर चेंज का लीवर। दोस्तों वैसे तो इसका बिल्ड क्वालिटी और जो ओवरऑल लुक है वो बहुत ज़्यादा बाइक को कॉम्प्लीमेंट करता है, लेकिन जो इसकी शिफ्टिंग है ये कई बार इसके गियर अटकते हैं। उसके कुछ रीज़न भी है। ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा ही वर्टिकल फ्री प्ले है और साथ ही साथ हॉरिजॉन्टल फ्री प्ले भी है, जिसकी वजह से ये आपके राइडिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा बुरा बनाता है। मुझे पता नहीं बजाज ने ऐसा क्यों किया। और मैं आपको बताऊं, जब मैंने इनिशियली बाइक लिया था तो पहले मंथ में मुझे इस स्क्रू ने, इस नट ने बहुत प्रॉब्लम दी थी। ये बहुत जल्दी फ्री हो जाता था, तो मुझे इसके पीछे एक एक्स्ट्रा वॉशर डाल के इसे टाइट करना पड़ा, तब जाके इसका फ्री प्ले थोड़ा सा कम हुआ है। पर ये प्रॉब्लम जो है इसके फ्री प्ले की, वर्टिकल फ्री प्ले की, वो अभी भी है और वो हमेशा ही रहेगी। इसके बाद वाले मॉडल्स में भी बजाज ने कुछ खास इसमें चेंज या अपडेट नहीं किया है। दोस्तों तीसरा ऐसा पॉइंट मैं आपको बताऊँ इस बाइक के बारे में जो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो है इसका सेंटर ऑफ मास। एक्चुअली यही इसका प्लस पॉइंट भी है और इसका माइनस पॉइंट भी है। बजाज इस फ्रेम को कहता है हाई रिजिडिटी सेमी डबल क्रैडल फ्रेम, जो कि इसके पहले वाली जनरेशन्स में और इसके बाद वाली जनरेशन्स जैसे कि 100T, 125T, 100M, 125M और 150S और 150F में भी बजाज ने यूज़ किया है। पर चूँकि बजाज की कोशिश थी इसको स्पोर्टी बनाने की, तो उस वजह से बजाज ने इसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा इस पॉइंट पे, इस सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश की। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो मोनोशॉक एब्जॉर्बर लगा है वो भी बहुत डायरेक्ट राइडर की सीट के नीचे लगा है, अंडरबोन लगा है। उस वजह से क्या होता है कि इसका मास जो है ना इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा सेटअप है। ये पॉइंट पॉजिटिव है जब राइडर सोलो चला रहा है, उस वजह से इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है सिटी में भी और हाईवे में भी। पर जैसे ही कोई पिलियन इस पर बैठता है तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा पीछे स्लाइड होता है, और उस वजह से क्या होता है कि ये बाइक सामने से बहुत हल्की फील होने लगती है। इसका हैंडल बहुत ज़्यादा हल्का फील होने लगता है, जिस वजह से हाईवे राइड्स पे और कई बार सिटी में भी राइडर जो है कॉन्फिडेंस लूज़ करता है, इसको मैन्यूवर करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ये तीसरा पॉइंट था जो मुझे इस बाइक के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, जिस पर बजाज को सोचना था। दोस्तों इस बाइक का चौथा नेगेटिव पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो वह है इसके टायर्स। सबसे पहले तो इसके टायर का साइज़ बहुत छोटा है, और
अगर हम कंपेयर करें उस वक्त की बाइक से जो मैं लेने जा रहा था, वो थी होंडा शाइन CB 125। उसमें ऑलमोस्ट सेम साइज़ के टायर्स आते थे, पर उसमें ट्यूबलेस टायर आते थे और उसमें ट्यूब का ही ऑप्शन था, ट्यूबलेस का कोई ऑप्शन नहीं था। तो जैसे कि मुझे लगता है कि इस बाइक को ट्यूबलेस टायर्स के साथ आना चाहिए था, वो इसमें नहीं मिले मुझे उस वक्त, तो ये इसका चौथा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा है। दोस्तों इसके मेजर नेगेटिव्स तो मैंने आपको बता दिए, पर ऐसा नहीं है कि इस बाइक पे सब चीज़ नेगेटिव है। इसके बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी है जो कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला तो इसका लुक, जैसे कि आप देखेंगे ये बाइक पहली नज़र में एक स्पोर्ट्स बाइक जैसा आपको फील देती है, और बजाज ने इसे नाम भी दिया है ST, जो कि है स्पोर्ट्स टूरर। तो जब मैं बाइक लेने गया था तो मेरे सामने दो ऑप्शन थे, एक थी होंडा CB शाइन 125 ऑप्टिमैक्स और सेकंड बजाज डिस्कवर 125 ST स्पोर्ट्स टूरर। तो जब मैंने इस बाइक को पहली बार देखा तो मैं देखते ही इसका कायल हो गया और मैंने मन बना लिया कि मैं यही बाइक लूँगा। पर साथ ही साथ मैंने इंजन परफॉर्मेंस और पावर फिगर्स को भी कंपेयर किया था। ऐसा नहीं कि मैंने पूरा ही निगलेक्ट किया, हालांकि उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा नहीं समझता था, पर फिर भी मैंने पावर फिगर्स कंपेयर किए। पावर फिगर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बाइक जनरेट करती है 13 PS का पावर और शाइन करती है 10.5 PS का पावर। ये 3.5 PS ज़्यादा पावर जनरेट करती है शाइन के इंजन से। साथ ही साथ इसका मैक्स टॉर्क प्रोडक्शन भी ज़्यादा है। शाइन आपको अराउंड 9.5 to 10 न्यूटन मीटर का पावर जनरेट करके देती है, ये बाइक आपको 10.8 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करके देती है। तो टॉर्क और पावर में ये बाइक शाइन को बहुत इजीली मात देती है। इस बाइक के बारे में एक और चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई थी उस वक्त, और जो कि उस टाइम की कंटेम्प्रेरी बाइक्स में नहीं आती थी, वो थी इसका एक बहुत ज़्यादा यूनिक हेडलाइट का सेटअप, जो कि एक पायलट लैम्प के साथ आता है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था इस डिज़ाइन में। और एक यूनिक फीचर की बात करें तो इसका स्पोर्टी और स्टाइलिश फ्यूल टैंक, इसने भी मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था उस वक्त, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा स्पोर्टी दिखता है और 10.5 लीटर्स की कैपेसिटी के साथ आता है। ये एक बहुत बड़ा सा टैंक है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। जब आप इसमें बैठते हैं तो आपके दोनों थाइज़ इस टैंक के बीच में आते हैं, जो कि आप अपने थाइज़ से भी इस बाइक को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनूवर कर सकते हैं। ये इस बाइक की एक और खासियत थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी। दोस्तों अगर इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी की मैं बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी में इस बाइक से मुझे कोई भी शिकायत नहीं रही इतने सालों में। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड है बजाज की तरफ से। साथ ही अगर मैं पेंट क्वालिटी की बात करूं तो पेंट भी बहुत ज़बरदस्त रहा है इस बाइक का। इतने सालों में मुझे पेंट क्वालिटी से भी कोई शिकायत नहीं हुई खास। हाँ, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो जैसे कि आप ये साइड पैनल देख सकते हैं सीट के नीचे जो मेरी बाइक का है, ये हल्का सा फेड हो चुका है यहाँ से, इसका पेंट कुछ उड़ चुका है। उसका कारण ये है कि मेरी बाइक बहुत घंटों तक साइड स्टैंड पे रहती थी और धूप बारिश में इसने सहा है। इस वजह से ये जो साइड पैनल का पेंट क्वालिटी है ये फेड हुआ है। बाकी इसमें कोई मेजर फॉल्ट नहीं दिखता है मुझे। ये जो देख रहे हैं ये एक एक्सीडेंट हुआ था मेरा बहुत सीवियर, उस वजह से हुआ है, और ऐसा सच कोई शिकायत नहीं है इस बाइक में मुझे। पेंट क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त रही बजाज की तरफ से। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इस पॉइंट का एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट अगर मैं बताऊं आपको, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था उस वक्त मेरे लिए, वो है इसका 5 स्पीड गियर बॉक्स। उस टाइम ये अकेली सोलो बाइक थी जो मार्केट में अवेलेबल थी विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका 125 सीसी का इंजन। दोस्तों उस वक्त मैं बहुत डर रहा था क्योंकि मुझे होंडा के अगेंस्ट बजाज चुनना था, और होंडा की जैसे आपको पता है कि क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी के बारे में हर कोई जानता है, और मैं उस वक्त बजाज को चुनने जा रहा था, तो मेरे मन में एक हल्का सा डर भी था। पर आपको बताऊं ओवर द 8 ईयर्स जो मैंने इसके साथ बिताए हैं, ये इंजन बेटर होता गया है। इसका जो माइलेज अगर मैं आपको बताऊं, मुझे अभी भी 65 के अराउंड 65 kmpl के अराउंड मुझे इसका माइलेज मिलता है। तो इतने सालों में भी इस इंजन ने अपना परफॉर्मेंस रिटेन किया है, इंजन का साउंड रिटेन हुआ है, इसके एग्जॉस्ट का साउंड भी रिटेन हुआ है इतने सालों में। तो एज अ यूज़र, एज अ राइडर मैं आपको बताऊं तो इन 8 सालों में मेरा एक्सपीरियंस इस बाइक को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा। कुछ चीज़ें मुझे नेगेटिव भी लगी, पर ये एक ओवरऑल पैकेज की अगर हम बात करें तो बजाज की तरफ से बहुत अच्छा पैकेज था। हालांकि ये मार्केट में सिर्फ 2 या 2.5 साल अवेलेबल था। 2012 में ये लॉन्च हुआ था और 2015 के स्टार्टिंग में आई गेस ये बंद हो चुका था ये मॉडल।